हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे B560M ऑरस प्रो मदरबोर्ड के बारे में। अब इस पर्टिकुलर मदरबोर्ड के भी दो मॉडल आते हैं। एक तो आता है B560M ऑरस प्रो और एक आता है ऑरस प्रो AX। अब ये जो AX है इसमें आपको कलर स्कीम थोड़ी सी डिफरेंट मिलती है और वाईफाई का सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे आयो शील्ड में आप देख सकते हैं कि आप एंटीना एक्सटेंड कर सकते हैं। वहीं पे यहाँ पे आपको कुछ देखने को नहीं मिलता है, वो एरिया ब्लैंक है। बाकी पूरा मदरबोर्ड वैसा ही है। मदरबोर्ड एक ही है, एक में वाईफाई का सपोर्ट है, इनबिल्ट वाईफाई, और दूसरे में नहीं है। ठीक है, तो ये जो B560 ऑरस प्रो मदरबोर्ड है, ये मदरबोर्ड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया B560 के जितने भी मदरबोर्ड हैं उनमें। ठीक है, तो जो B560 के जो सबसे बढ़िया मदरबोर्ड हैं उनमें कुछ नाम आते हैं, जैसे कि MSI का टॉर्पीडो, टोमाहॉक और एज़रॉक स्टील लेजेंड। और ये सारे मदरबोर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। वैसे तो आप B560 के संग थियोरेटिकली कहा जाता है कि आप कोई भी प्रोसेसर लगा सकते हैं 11 जन का या 10th जनरेशन का, लेकिन आपको पता ही है, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं फिर से बता देता हूँ। मैंने अपने चिपसेट के वीडियो में बताया था कि इंटेल के संग एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि इंटेल जो है 14 नैनोमीटर पे है, और 14 नैनोमीटर पे होने की वजह से उसके प्रोसेसर ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। अब थियोरेटिकली तो कोई भी B560 मदरबोर्ड आप लें, उसमें ये लिखा रहता है कि वो i9, i7, i5, i3 सबके संग कंपैटिबल है, 10 जनरेशन और 11 जनरेशन। लेकिन आप उसमें अगर i9 इस्तेमाल करेंगे तो या तो वो प्रोसेसर अपने पूरे पोटेंशियल पे चलेगा नहीं, क्योंकि उसकी पावर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उसकी TDP हाई है। और अगर वो अपनी बूस्ट क्लॉक पे चले, इंटेल के संग दिक्कत ये है कि इंटेल के प्रोसेसर ज़्यादा पावर लेते हैं, तो इंटेल ने ज़बरदस्ती अपने प्रोसेसर को 65 वाट का दिखाने के लिए कि उसकी TDP जो है वो 65 वाट की है, ज़बरदस्ती अपने प्रोसेसर को स्लो कर रखा है, यानी कि धीमा कर रखा है। लेकिन जो बूस्ट क्लॉक है, जब वो प्रोसेसर बूस्ट क्लॉक पे जाते हैं तब वो तेज़ हो जाते हैं, लेकिन जब वो बूस्ट क्लॉक पे जाते हैं तब वो ज़्यादा पावर भी कंज्यूम करते हैं। अब B560 मदरबोर्ड्स में क्या है कि पावर लिमिट्स हैं, कि ये जो मदरबोर्ड्स हैं ये इतना ज़्यादा पावर नहीं दे पाएंगे या इसके अबव नहीं दे पाएंगे। और उन लिमिट्स को आप बायोस में जाके हटा भी सकते हैं, लेकिन फिर अगर आप उन लिमिट्स को हटा देते हैं तो फिर VRM थ्रॉटल करने लगता है। यानी कि VRM की जितनी क्षमता है, जो मदरबोर्ड का पावर फेज डिज़ाइन है उसकी जितनी क्षमता है, वो उतनी ही ताकत दे सकता है, उतना ही जो बिजली है वो प्रोसेसर को फीड कर सकता है, उसके अबव नहीं जा सकता। तो ये दिक्कतें हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो इंटेल का जो बिल्कुल सबसे लो एंड प्रोसेसर है, जैसे कि मान लीजिए i3 है, अब i3 के लिए आप कोई भी सस्ता B560 मदरबोर्ड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप i5 पे जाते हैं तब आप 6 कोर 12 थ्रेड पे आ गए। अब 6 कोर 12 थ्रेड के लिए क्या चाहिए, एक अच्छा पावर फेस डिज़ाइन चाहिए। और वहीं पे अगर आप i7 पे आते हैं तो अब आप i7 पे 8 फिज़िकल कोर हो गए। अब इसके लिए तो आपको बिल्कुल टॉप एंड का जो है B560 लेना पड़ेगा, तब जाके जो है आपका काम बनेगा। अब टॉप एंड में जो मदरबोर्ड आते हैं, जो टॉप B560 मदरबोर्ड हैं, काफ़ी महंगे हैं, 17,000, 18,000, 19,000। तो अगर आपको i7 पेयर करना हो और आपको इतना महंगा मदरबोर्ड ना लेना हो, तो इस मदरबोर्ड का प्राइस MD कंप्यूटर्स पे जो है 15,000 के करीब है, और जो बिना वाईफाई वाला है वो आपको 14,000 तक मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इतना महंगा मदरबोर्ड ना लेना हो, एक हाई एंड प्रोसेसर के संग अगर पेयर करना है, तो आप इस मदरबोर्ड के संग जा सकते हैं। अगेन ये मदरबोर्ड कोई सस्ता मदरबोर्ड नहीं है, 15,000 रुपीज़ मायने रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं मेरे लिए। तो अगर मुझे मदरबोर्ड लेना हो तो 6,000 7,000 भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। एक समय था जब हम मदरबोर्ड का प्राइस देखते थे ऑनलाइन और दिखाता था 2,000 रुपये, 2,500 रुपये, और उस समय जब कोई मदरबोर्ड 8 या 9,000 रुपये का बिकता था तो हम लोग मतलब कहते थे कि यार कितना महंगा बोर्ड है ये, बताओ 8,000 का बोर्ड। पर अब जो है 8,000 जो है वो तो बिल्कुल सस्ते वाले 8,000 के आते हैं। बाकी जो प्राइस है मदरबोर्ड का वो 20,000 25,000 चला जाता है, और ये सारी चीज़ें हैं। तो जो B560 के टॉप मॉडल हैं, जैसे कि MSI टॉर्पीडो या फिर एज़रॉक स्टील लेजेंड या और कई जो
मदरबोर्ड हैं टोमाहॉक वगैरह काफ़ी महंगे हैं, इससे जो है 4000 या 5000 रुपये और महंगे हैं। तो अगर कोई इंसान उतना नहीं खर्च करना चाहता है और 11th जनरेशन का एक हाई एंड प्रोसेसर इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसके लिए ये जो मदरबोर्ड है B560M Pro, ये काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है क्योंकि इसका पावर फेस डिज़ाइन बहुत बढ़िया है। और इंटेल के केस में स्पेशली ये जो 11 जनरेशन है, इसमें VRM जो है, जो पावर फेस है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपके पावर सप्लाई से जो है पावर लेता है और उसके बाद उसको प्रोसेसर में डिलीवर करता है। आप अपने प्रोसेसर को जो है ऐसे 12 वोल्ट और कुछ एम्पियर फिक्स वैल्यू के तो फीड कर नहीं सकते कि इसी को ले लो। प्रोसेसर को हर वक्त जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से पावर चाहिए होती है। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं, फिर पावर को क्लीन करने के लिए कैपेसिटर लगाए जाते हैं, और जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, जो ऑन ऑफ होता है ट्रांजिस्टर का, वहाँ पे करंट जो है वो बिल्कुल ऐसे तुरंत शट डाउन ना हो जाए और ऐसे सडन ओपन ना हो, उसके लिए यहाँ पे चोक्स लगाई जाती हैं। तो मतलब एक पूरा प्रॉपर सर्किट तैयार किया जाता है। अब पावर फेसेस बढ़ाए जाते हैं ताकि एक पर्टिकुलर मॉसफेट पे जो है ज़्यादा लोड ना आए। एक हाई साइड मॉसफेट होता है, एक लो साइड मॉसफेट होता है। तो मतलब ये तो मतलब VRM का तरीका है, VRM डिज़ाइन करने का बोर्ड का। अब यहाँ पे VRM भी हीट होता है, तो एक अच्छा VRM वही है जिस पे ज़्यादा लोड ना पड़े, जो कम हीट प्रोड्यूस करे, क्योंकि अगर VRM हीट प्रोड्यूस करेगा तो मदरबोर्ड अपनी ही हीट से ख़राब हो जाएगा। यानी कि जो मदरबोर्ड का VRM है वो अपनी ही गर्मी से क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए बड़े बड़े हीट सिंक लगाए जाते हैं मदरबोर्ड पे, ताकि जो है VRM गर्म ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इंटेल के केस में एक अच्छा VRM बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और अच्छा VRM आपको महंगे मदरबोर्ड में मिलता है। तो यहाँ पे ये जो बोर्ड है, ये B560 Aorus Pro, ये सस्ते मतलब जो 10,000 11,000 के मदरबोर्ड हैं, और जो 20,000 के मदरबोर्ड हैं, 17,000 या हम ये कह लें 18,000 या 19,000 के जो मदरबोर्ड हैं, उनके ये कहीं ना कहीं बीच में आता है। इसे हम सस्ता तो नहीं कहेंगे, सस्ता तो कहीं से नहीं है, 15,000 का बोर्ड सस्ता तो कहा ही नहीं जा सकता, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा उनके बीच में फॉल करता है। और कुछ लोगों ने इसके संग 10 कोर 20 थ्रेड वाला i9 भी पेयर कर दिया, और पावर लिमिट्स वगैरह जो है डिसेबल कर दी, यानी कि अपने फुल पोटेंशियल पे i9 चल रहा था और कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। तो वैसे i9 के लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि i9 चाहे 10 जनरेशन हो या 11 जनरेशन हो, भले ही 11 जनरेशन i9 कितना भी स्टूपिड हो, लेकिन वो i9 है। तो i9 के लिए अगर आप बोर्ड ले रहे हैं तो Z590 की तरफ जाएँ। लेकिन कुछ लोगों ने इस मदरबोर्ड को i9 के संग पेयर किया और बढ़िया चल रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। तो ये मदरबोर्ड काफ़ी बढ़िया मदरबोर्ड है उन लोगों के लिए जिनको इंटेल में एक महंगा प्रोसेसर लेना है, लेकिन कुछ बजट की दिक्कत हो रही है, तो वो एक महंगा मदरबोर्ड नहीं ले सकते। और तो ये मदरबोर्ड सस्ता तो नहीं है, लेकिन बहुत महंगा भी नहीं है। जो इंटेल के जो टॉप एंड मदरबोर्ड है उतना महंगा ये नहीं है, तो इसको एक बार सोचा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये मदरबोर्ड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, मतलब बहुत पसंद आया ये मदरबोर्ड मुझे अगर पर्सनली कभी 11 जनरेशन बिल्ड करनी हो, वैसे मेरे पास इतना अमाउंट तो नहीं है, पैसा ही नहीं है मेरे पास अभी PC बिल्ड करने का, क्योंकि चैनल अभी इतना चल नहीं रहा है और हम कोई अभी बहुत बड़े आदमी तो बन नहीं गए। लेकिन एक बात कह रहा हूँ, अगर PC बिल्ड करना हो मुझे, इंटेल की 11 जनरेशन पे बिल्ड करना हो, तो मैं इसी मदरबोर्ड को चूज़ करूँगा। अगर मेरे पास महंगा मदरबोर्ड लेने का ऑप्शन भी होगा ना, तो भी मैं पैसा लगाना चाहूँगा नहीं, मैं इसी पे ही पैसा खर्च करूँगा और अपना पैसा बचा के कहीं और लगा दूँगा, ठीक है। तो अब मैंने इस मदरबोर्ड की इतनी तारीफ़ कर दी है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें और भी बता दूं कि गीगाबाइट एक ऐसा ब्रांड है जिसको मैं कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता हूं, ठीक है, और इसके कुछ अपने रीज़न हैं। एक रीज़न तो ये है कि इनका जो कस्टमर सपोर्ट है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है, और दूसरी चीज़ ये कि एक सेलर की मैंने पोस्ट पढ़ी थी, तो उसने कुछ राइजन के A320 मदरबोर्ड सेल किए थे, और जितने भी मदरबोर्ड सेल किए थे, ज़्यादातर मदरबोर्ड जो है ज़्यादातर कस्टमर की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स की, दिक्कत की कुछ बातें उसको मतलब मिलने लगी थी। कस्टमर की तरफ से मैसेजेस आ रहे थे कि मदरबोर्ड में दिक्कत आ रही है, PC प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, ब्लैक स्क्रीन आ रही है, इस तरह की दिक्कत आ रही है। तो उसने क्या किया, गीगाबाइट के मदरबोर्ड्स रिप्लेस करके गैलेक्स के दे दिए, तो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो कुछ इस तरीके के इश्यूज़ देखने को मिले। बाकी अगर
आप मेरे सामने 3060 या 3070 ग्राफिक्स कार्ड रख दीजिए, ढेर सारे अलग अलग ब्रांड के, MSI के, ASUS के, गीगाबाइट के, तो मैं पर्सनली कभी गीगाबाइट तो पिक नहीं करूँगा। तो ये ब्रांड मुझे कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो प्रोडक्ट इन्होंने बनाया है काफ़ी अच्छा है और इसकी तारीफ़ करना तो बनता है। ठीक है, तो गीगाबाइट मुझे कोई अच्छा ब्रांड लगता नहीं है। कस्टमर सपोर्ट इंडिया में तो सभी का ख़राब है। इंडिया में तो कोई भी कंपनी हो, इनफैक्ट जो फ़ोन की कंपनी है उसके भी यूट्यूब पे वीडियोस आया करते हैं कि कस्टमर केयर में जाके लड़ाई कर ली कस्टमर ने, या मतलब इस तरह के वीडियो जहाँ पे कस्टमर जो है चिल्ला रहा है, शोर मचा रहा है, और उन वीडियोस को देख के ये तो समझ में नहीं आता है कि गलती किसकी है। लेकिन हाँ, एक चीज़ पता चल जाती है कि इंडिया में कस्टमर सपोर्ट का जो हाल है वो बहुत ही बेहाल है। हर इंसान दिक्कत में रहता है, वहाँ के एम्प्लॉय भी परेशान रहते हैं कि भाई कहाँ काम कर रहे हैं हम, और कस्टमर भी परेशान रहता है, तभी तो वो चिल्लाता है, वरना किसको शौक़ होता है चिल्लाने का जाके। जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है तो भी चिल्लाने लगता है वो। वहीं पे जो एम्प्लॉय होते हैं काफ़ी बार उनकी गलती होती भी नहीं है, फिर भी उनको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ जाती हैं। तो कस्टमर सपोर्ट का हाल बहुत बुरा है इंडिया में, कोई भी ब्रांड हो। लेकिन गीगाबाइट का जो है वो ग्लोबली अच्छा नहीं माना जाता है इनका कस्टमर सपोर्ट। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी ये बोर्ड बहुत अच्छा है। अब ज़रा इसके स्पेक्स थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कुछ चीज़ें तो मैंने पहले से भी देख के रखी हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि इसमें आपको इंटेल लैन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे बताया गया है कि 5000 मेगाहर्ट्ज़ तक जो है आप रैम को ओवरक्लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोसेसर को ओवरक्लॉक नहीं कर सकते। B560 मदरबोर्ड है, ठीक है, कोई भी B560 होगा उसमें प्रोसेसर ओवरक्लॉक नहीं होता। 10 जनरेशन 11 जनरेशन इंटेल की प्रोसेसर के संग कंपैटिबल है, बिल्कुल बेसिक सी बात है, सभी को पता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आई, नॉन ECC रैम को आप नहीं लगा सकते। वैसे तो कोई नॉन ECC ख़रीदता भी नहीं है, लेकिन दे देते तो ज़्यादा अच्छा होता। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन ECC रैम ही आपको यूज़ करनी पड़ेगी। ECC वाली रैम आप मत लगाइएगा, जो सर्वर के लिए इस्तेमाल होती है, सर्वर वाली रैम मत लगाइए। जो नॉर्मल हमारे कंप्यूटर्स के लिए रैम आती है उसी को इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे RGB फ्यूजन वगैरह वगैरह जो बेसिक चीज़ें होती हैं RGB के लिए और फैंस के लिए कनेक्ट करने के लिए, और स्ट्रिप वगैरह कनेक्ट करने के लिए, वो सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। यहाँ पे M.2 NVMe का पोर्ट दिया गया है। तो कुछ चीज़ें हम ज़रा यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, ऐसे हमें क्लियर हो जाएगी। एक अच्छी चीज़ ये लगी है इसमें मुझे कि यहाँ पे जो सेटा पोर्ट दिए गए हैं उनका जो फेस है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे मोड़ दिया गया है, ताकि अगर आप एक बड़ा ग्राफिक्स कार्ड भी लगाएं तो भी जो है आप सेटा केबल आराम से लगा पाएँ, तो एक अच्छी बात है। तो डिज़ाइन मतलब एक अच्छा है ये। बाकी यहाँ पे सब कुछ हमें बेसिक ही मिल रहा है। ये आप इसका IO शील्ड देख लीजिए, तो यहाँ पे गिन लेते हैं। USB पोर्ट नीले वाले 2 हैं, इनके नाम बड़े अजीब हैं, अटपटे हैं, तो नाम मैं ले नहीं पाता हूँ। जैसे कि USB 3.2 Gen 2 X2 Type C, तो बहुत ही लंबा चौड़ा अजीब सा नाम है, तो मैं ऐसे गिन लेता हूँ। नीले वाले 2, लाल वाला 1 और काले वाले 6। ठीक है, तो ये USB है। बाकी यहाँ पे HDMI आपको मिल जाता है, डिस्प्ले पोर्ट आपको देखने को मिलता है, और ये आपका ऑडियो के लिए। ठीक है, तो एक बेसिक साइज़ का IO है, पीछे का कोई ऐसा बहुत चीज़ें आपको नहीं मिल रही, लेकिन हाँ ठीक ठाक USB पोर्ट आपको मिल रहे हैं। जो सस्ते वाले बोर्ड हैं उनसे तो IO अच्छा ही है, अब बोर्ड महंगा है तो IO तो होगा ही अच्छा। बाकी सारी चीज़ें बेसिक सी हैं जो आपको सभी बोर्ड में देखने को मिल जाती हैं। पावर फेस डिज़ाइन बहुत अच्छा है, और 6 लेयर की PCB है। जिन लोगों को ये जानना है कि PCB कितने लेयर की है, तो 6 लेयर की PCB है ये, 6 लेयर बताया गया है। ठीक है, फुली कवर्ड मॉसफेट हीट सिंक, तो हीट सिंक लगा हुआ है इस पर। तो ये बोर्ड है, और यहाँ पे Q फ्लैश का ऑप्शन दिया गया है। वैसे ये ऑप्शन दिया है, अच्छी बात है, लेकिन इससे क्या ही हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये मदरबोर्ड तो आउट ऑफ द बॉक्स ही 11th और 10th जनरेशन को सपोर्ट करता है। अब Q फ्लैश का फ़ायदा ये होता है कि बिना प्रोसेसर को लगाए आप बायोस अपडेट कर सकते हैं। तो अगर इंटेल की जो अगली जनरेशन है वो अगर इस बोर्ड के संग फिज़िकली कंपैटिबल ही नहीं होगी, तो Q फ्लैश से हम कौन सा बहुत बड़ा तीर मार लेंगे। बाकी तो ये आउट ऑफ द बॉक्स ही जो है 10th और 11th जनरेशन के संग कंपैटिबल है, तो थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंटलेस हो जाता है Q फ्लैश।
लेकिन अब दिया है तो दिया है, क्या कर सकते हैं। तो रियल टेक का ऑडियो कोडेक है, लेकिन इंटेल की लैन है, बहुत अच्छी बात है। तो यही सारे फीचर्स हैं। ओवरऑल ये एक अच्छा मदरबोर्ड है, काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है। तो जिनका बजट 12,000 या 13,000 का है, जो लोग एसुस टफ वगैरह लेने की सोच रहे हैं, अगर एसुस टफ वगैरह लेने जा रहे हैं, यानी कि 12,000 या 13,000 का बोर्ड लेने जा रहे हैं, MSI Pro VDH लेने जा रहे हैं, अगर वो अपना बजट बढ़ा सकते हैं तो मैं उनसे कहूँगा कि इस बोर्ड की तरफ एक बार देख लीजिए। क्योंकि देखिए, स्टील लेजेंड और टॉर्पीडो ख़रीदना तो मुश्किल हो जाएगा अगर किसी का बजट बहुत टाइट है, क्योंकि वो तो फिर बहुत ही महंगे हो जाएंगे। लेकिन इस बोर्ड की तरफ इंसान देख सकता है एक बार, और ये अच्छा बोर्ड है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आपको मेरे वीडियोस के अपडेट्स देखने को मिलते रहें। ठीक है, सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।